आज हम लोग यूनिट 9 का असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस सेशन में हमने कल के सेशन में हमने देखा था डिक्शनरीज को हम कैसे यूज़ करते हैं और फंक्शंस को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। यूज़र अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शंस कैसे लिख सकते हैं। आज के सेशन में डिक्शनरीज और फंक्शन के बेसिस पर कुछ असाइनमेंट्स हैं जिसे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कल के सेशन में हमने एक यूज़र का डाटा भी देखा था। जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट के ग्रेड्स अवेलेबल हैं और उन ग्रेड्स में से हम कुछ रिकॉर्ड्स को फिल्टर आउट करना चाहते हैं और उसके लिए हम फंक्शन राइट करना चाहते हैं। तो हाउ दैट फंक्शन कैन बी रिटन हेयर, तो वो भी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो एक्चुअल असाइनमेंट है उसे सॉल्व कर ले, फिर हम CSV फाइल की बेस का असाइनमेंट को भी सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट इसमें है MCQs। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द डिक्शनरी। सो इस केस में कौन सा डिक्शनरी के केस में ट्रू नहीं है। सो आइटम्स आर इन की एंड वैल्यू पेयर, वैल्यूज आर इम्यूटेबल, वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, की कैन बी नंबर और स्ट्रिंग। तो जो वैल्यूज हैं ये यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। कीज यूनिक होना ज़रूरी है, बट वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकते हैं। वैल्यूज म्यूटेबल या इम्यूटेबल किसी भी टाइप का हो सकता है। वैल्यूज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट जो कीज हैं वो इम्यूटेबल होने ज़रूरी हैं। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द डिक्शनरी, एंड इन दिस केस गेट मेथड हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज मेथड अवेलेबल है, कीज अवेलेबल है, बट पेयर नाम का कोई भी फंक्शन डिक्शनरी केस में अवेलेबल नहीं है। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द डिक्शनरी। सो डिक्शनरी केस में हमने देखा था डिक्शनरी या कॉपी फंक्शन का हम जो यूज़ कर रहे थे ये विदाउट रेफरेंस डाटा को कॉपी करने में हेल्प करता है। अदरवाइज नॉर्मली जब भी हम D1 और D2 को असाइन करते हैं तो इस केस में विथ रेफरेंस कॉपी होता है। सो विच वन इज नॉट ट्रू, दिस वन। D1 equal to D2 allows to copy the one dictionary item to the other without reference। तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली D2 को D1 में असाइन करें तो इस केस में विथ रेफरेंस डाटा असाइन होता है। रेफरेंस मीन्स एक में भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो मॉडिफिकेशन दूसरे में भी रिफ्लेक्ट होगा। विच वन इज नॉट ट्रू फॉर द डिक्शनरी अगेन। तो इस केस में पॉप था, किसी भी की के बेस पर हम आइटम को डिलीट कर सकते हैं। पॉप आइटम के केस में जो भी लास्ट आइटम होता है उसे हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर के केस में सारे आइटम रिमूव हो जाते हैं और डिक्शनरी आपका एम्प्टी हो जाता है। बट डेल के केस में आइटम तो रिमूव हो जाते हैं लेकिन डिक्शनरी एम्प्टी नहीं होता, डिक्शनरी भी डिलीट हो जाता है। इसको अगर चेक करना है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ये एक डिक्शनरी हम क्रिएट कर लेते हैं और इस केस में अगर हम डी डॉट क्लियर कर देते हैं। सो डिक्शनरी में देखिए तो कोई भी आइटम नहीं है और यहाँ पर डी को अभी भी हम प्रिंट कर रहे हैं तो एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। बट अगेन अब हम फिर से ये सेम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं और अब की बार हम यूज़ करते हैं डेल। तो अब की बार हमने डेल के थ्रू डिक्शनरी को डिलीट कर दिया। अब हम डी को प्रिंट करके देखते हैं तो डी यहाँ पर एरर आ गया और रीज़न क्या है, इस डेल फंक्शन ने, डेल मेथड ने डिक्शनरी के डाटा को तो डिलीट किया बट साथ में वेरिएबल नेम को भी डिलीट कर दिया। जबकि क्लियर फंक्शन क्या करता है, केवल डाटा को डिलीट करता है, वेरिएबल को डिलीट नहीं करता है। सो डेल रिमूव ऑल द आइटम, ये तो ट्रू है बट लीव्स द डिक्शनरी एम्प्टी, ये फॉल्स है। तो इसका सेकंड पार्ट फॉल्स है। सो द दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स इन केस ऑफ डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी के केस में जैसे हमारे पास डी में हम वन नंबर की को एक्सेस करना चाहते हैं या डी डॉट गेट फंक्शन को यूज़ करके भी डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो ये आपका इंडेक्सिंग मेथड है और ये इनबिल्ट फंक्शन है जिसके थ्रू हम डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो गेट के थ्रू भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है। वैल्यूज़ और कीज़ हम पहले ही देख चुके हैं कि इसमें ये फंक्शंस होती हैं जिससे हम सारे कीज़ को रिट्रीव कर लेते हैं या
सारी वैल्यूज को हम रिट्रीव कर सकते हैं। विच इज नॉट अ वैलिड फॉर फंक्शन, फंक्शन के केस में इसमें कौन सा वैलिड नहीं है। तो फंक्शन कैन रिटर्न अ मैक्सिमम वन वैल्यू, केवल एक ही वैल्यू वो रिटर्न कर सकता है, जैसा कि किसी भी अदर लैंग्वेजेस में हमने पढ़ा है। फंक्शन विथ ओनली पास स्टेटमेंट डू नॉट गिव एरर मैसेज। अगर हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं और उसमें केवल पास स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसका मीनिंग है एम्प्टी स्टेटमेंट। एम्प्टी स्टेटमेंट, उस फंक्शन में कोई भी बॉडी डिफाइन नहीं है। सम परसेंटेज नम इज अ वैलिड फंक्शन नेम, सम अंडरस्कोर नेम इज अ वैलिड फंक्शन नेम। तो परसेंटेज कैरेक्टर यहाँ पर अलाउड नहीं है, सो दिस इज एन इनवैलिड फंक्शन नेम। तो आइडेंटिफायर का जो रूल है जिसमें हम कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, अंडरस्कोर साइन और डिजिट्स, केवल यही अलाउ होता है। वो रूल वेरिएबल के लिए, कॉन्स्टेंट्स के लिए, फंक्शन नेम के लिए, क्लास नेम के लिए, ऑब्जेक्ट नेम के लिए, सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, बिकॉज आइडेंटिफायर इंक्लूड्स ऑल द allowed identities in the Python। तो ये आपके पास था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर इससे रिलेटेड किसी का क्वेरी हो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब इस केस में हमारे पास ये एक डाटा है और इसमें से हमें कीज और वैल्यूज को सेपरेट करना है। सो डाटा और की को सेपरेट करना है तो कैसे किया जा सकता है? किसी के पास कोई मेथड है? हमें सारे कीज और सारी वैल्यूज को सेपरेट करना है। कीज और वैल्यूज सेपरेट करने के लिए कोई मेथड? हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। हाँ, तो बताइए इसमें यूजर कैसे कीज और वैल्यूज को सेपरेट करेंगे? सर फंक्शन शायद आपने कल एक बताया था, कौन सा फंक्शन है? DICT देन वैल्यूज हम डालेंगे तो वैल्यूज आएंगी। और डी डॉट कीज ये एक फंक्शन है और डी डॉट वैल्यूज ये एक फंक्शन है। तो अगर हम कीज करते हैं तो क्या इस केस में सेम रिजल्ट आ रहा है क्या? सपोज हम k इक्वल टू डी यस सर, डॉट, इसमें तो आ रहा है। जैसे k कर दिया और v इक्वल टू डी डॉट वैल्यूज कर दिया, तो k में देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है डिक्शनरी कीज। हमें इस टाइप से डाटा चाहिए, केवल नेम एज एंड क्लास। तो क्या करें? और वैल्यूज के केस में देखिए डिक्शनरी वैल्यूज अजय 40 एंड 5, हमें केवल वैल्यूज चाहिए, डिक्शनरी वैल्यू जो लिखा है वो नहीं चाहिए। क्या करें? कैसे हो सकता है? सर वैल्यूज ही तो हैं ये, आ, कैसे चाहिए वो? नहीं, देखिए यहाँ पे डिक्शनरी कीज लिखा हुआ है, ये लिस्ट फॉर्मेट में डाटा है, ये फंक्शन के अंदर वैल्यूज शो कर रहा है। देखिए अगर ये लिस्ट फॉर्म में होता तो v1 लिखते तो ये 40 शो होना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना, क्योंकि ये जो डाटा है ये लिस्ट फॉर्मेट में नहीं है।
किसी और के पास भी सॉल्यूशन हो तो बता सकते हैं, क्योंकि कीज और वैल्यू से कीज तो आ गए, वैल्यूज भी आ गए, बट ये लिस्ट फॉर्मेट में डाटा नहीं है। अगर लिस्ट फॉर्मेट में होता तो वैल्यूज में 1 इंडेक्स हमने लिखा तो हमें ये 40 मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर ये एरर मैसेज शो कर रहा है क्योंकि ये लिस्ट नहीं है। तो ये की और वी के अंदर ये लिस्ट फॉर्मेट में डाटा हमें चाहिए, कैसे इसे एक्सट्रैक्ट किया जाए? देखिए, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया, हो गया लिस्ट फॉर्मेट में डाटा। अब आप इसमें से किसी भी डाटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो डिक्शनरी डॉट कीज या डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, इनका यूज करके तो डाटा हमने लिया, बट यहाँ पे हमें डाटा किस फॉर्मेट में मिल रहा है? डिक्शनरी फॉर्मेट में। और इस डाटा को नॉर्मल लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हेल्प लेना होगा। जब तक लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का हेल्प नहीं लेंगे वो लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिस्ट में कन्वर्ट करने का एडवांटेज क्या है? इसमें से आप सबस्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे K1 को एक्सेस करना चाहे कर सकते हैं। तो सर कंस्ट्रक्टर भी प्री डिफाइंड होते हैं क्या? हाँ, ये लिस्ट जितने भी डाटा टाइप हैं उनके कंस्ट्रक्टर प्री डिफाइंड है। टपल, सेट, लिस्ट, डिक्शनरी और कीज एंड वैल्यूज। कीज एंड वैल्यूज नहीं, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है। ओके सर। ये इनबिल्ट फंक्शन है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 समझ पाए होंगे। यहाँ पर हम डाटा तो निकाल सकते हैं, डाटा को हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें है काउंट द कीज। कीज कितनी है, कैसे काउंट होंगे? सर हम एक ऐड करते जाएंगे वेरिएबल में लेंथ ऑफ उसका लेंथ लेके जितना भी वो है लिस्ट का size। देखिए, जितनी कीज है उतनी ही वैल्यूज हैं। तो लेंथ फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो हमें ये बताता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। तो 6 आपने जब लिखा, ये लेंथ फंक्शन यूज किया, तो ये नंबर ऑफ आइटम्स काउंट हो गए। जितने आइटम्स है उतनी ही कीज हैं, उतनी ही वैल्यूज हैं। अगर आप सेपरेटली काउंट करना चाहते थे तो आप टी डॉट कीज भी लिख सकते हैं, तब भी आपको 6 ही मिलेगा। टी डॉट वैल्यूज लिख सकते हैं, तब भी आपको 6 ही मिलेगा। अदरवाइज आप डायरेक्टली डिक्शनरी पे लेंथ फंक्शन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 शो कर रहा है, इट मीन्स टोटल 6 आइटम्स हैं। तो डिक्शनरी में अगर 6 आइटम्स हैं तो 6 कीज होंगी और 6 वैल्यूज होंगी। अब सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कैसे होगा? सम ऑफ ऑल द वैल्यूज कैसे होगा? इसमें वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, इनको ऐड करना है तो कैसे किया जा सकता है? सर इसमें हम कंडीशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, कंडीशन लग जाएगा, लेकिन अभी तो हमें केवल सम करना है। और तन्मय ने कहा है कि हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, तो सम फंक्शन कर लेते हैं। सम फंक्शन टी ऐसे, ये तो 21 आ रहा है, तो ये ठीक है क्या 21? तन्मय, ये आंसर सही है क्या 21? तो क्या करें सम के अंदर? ऑन की एंड जैसे टी डॉट वैल्यूज, हमें वैल्यूज का सम चाहिए तो टी डॉट वैल्यूज हमें स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली वैल्यूज का सम हमें मिल जाएगा। सिंपली अगर सम लिखते हैं तो ये केवल कीज का सम करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे टी डॉट कीज लिखेंगे तो भी कीज का ही सम आएगा।
तो सिंपली डिक्शनरी में सम अप्लाई करते हैं तो कीज का ही सम हमें मिलता है। अगर वैल्यूज का सम हमें करना होगा तो हम टी डॉट वैल्यूज स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लेंथ और सम के साथ टी डॉट वैल्यूज पैरामीटर पास करके वैल्यूज का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप बता सकते हैं कैसे होगा। हमारे पास ये कीज है, और ये वैल्यू है। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, कैसे किया जाए। सो इस केस में ये 0 नंबर आइटम है, ये 1 नंबर आइटम है, ये 2 नंबर आइटम है। सिमिलरली वैल्यूज में भी ये 0, 1 और 2 नंबर आइटम यहाँ पर अवेलेबल है। इसे अगर हम देखें तो ये एक लिस्ट फॉर्मेट में डाटा है, 0, 1 एंड 2। ये भी है 0, 1 एंड 2। तो अकॉर्डिंगली 3 आइटम्स दोनों ही जगह हमारे पास अवेलेबल हैं। सो इस केस में हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज दैट इज 3, क्योंकि 3 आइटम्स हमारे पास तो 0, 1, 2। और यहाँ पर हम एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं, और इस डिक्शनरी में ith पोजीशन पर ये हमें की यहाँ पे लेना है। तो के आई इक्वल टू वी आई, ये हमने डिक्शनरी के अंदर अरेंज कर लिया। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ओ वी, ओके, की नहीं है, कंप्लीट की है, और वी नहीं है, कंप्लीट वैल्यू है। तो इस सॉल्यूशन से आप एग्री करते हैं क्या? क्या ये सॉल्यूशन ठीक है? मैंगो 40, बनाना 50, एप्पल 100। तो हमने इस डिक्शनरी में यहाँ पर की और ये वैल्यू इस एम्प्टी डिक्शनरी में ऐड करते चले गया, और फाइनली हमें सारा डाटा यहाँ मिल गया। इस सॉल्यूशन से आप एग्री करते हैं क्या, या कोई और मेथड आपके पास है? अब इस केस में एक आइटम और आ गया, तो क्या ये गुआवा को भी इंक्लूड कर लेगा? तो यहाँ पर केवल 3 आइटम्स ही ले रहा है। हम चाहते हैं जितने भी आइटम्स हों सारे इंक्लूड हो जाएं, तो क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा इस स्क्रिप्ट में? ओके, इंस्टेड ऑफ 3 वी शुड यूज लेंथ। ठीक है, यहाँ पे हम 3 की जगह लेंथ यूज कर सकते हैं। तो लेंथ हम किसका लें? लेंथ ऑफ की।
तो लेंथ ऑफ की से हमें अकॉर्डिंगली 4 आइटम्स मिल गए और इसके बेस पर यहाँ पर इंडेक्स नंबर जनरेट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, तो जितने भी आइटम्स होंगे सारा अकॉर्डिंगली इंक्लूड हो जाएगा। अगर हम रेंज में ये सिंपली 4, क्योंकि जो भी लेंथ है 4 आइटम्स हैं तो 4 आ गया, तो अकॉर्डिंगली 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर जनरेट होगा। और 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे जो भी डाटा है वो यहाँ डिक्शनरी में क्रिएट हो गया। बट ये मेथड एक्चुअल मेथड नहीं है और इसको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट मेथड की तरफ मूव कर रहे हैं। इन पाइथन वी हैव डिफरेंट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन और उसी के लिए मेन ये क्वेश्चन भी यहाँ दिया गया है। सो इन दिस केस zip फंक्शन, सिंपली zip में की और वैल्यू को हमने zip कर दिया। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये zip ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ पर हमने की और वैल्यू दोनों को ही जिप करके यहाँ पे डाटा डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ में इस टाइप से डाटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो जिप ने कुछ तो किया होगा लेकिन हमें विजिबल नहीं है। तो अब इस जिप डाटा को हम क्या बनाना चाहते हैं? वी वांट टू कन्वर्ट दिस डाटा इनटू डिक्शनरी। सो हमने जो जिप डाटा है उसे एक डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो वी हैव यूज द डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। तो जो जिप्ड ऑब्जेक्ट है उस पर जब हमने डिक्शनरी अप्लाई कर दिया तो सारा डाटा अकॉर्डिंगली डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। दोनों ही ऑब्जेक्ट के फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को उसने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जिप मेथड है और जिप मेथड के थ्रू हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही यूज़ किया जाए। यहाँ पर डिफरेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प भी ली जा सकती है। जैसे अगर हम डिक्शनरी की जगह यहाँ पर लिस्ट लें तो क्या होगा? सो ये सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है पेयर फॉर्मेट में और ये कंप्लीट डाटा एक लिस्ट के अंदर अवेलेबल है। ओके, तो धवल का क्वेश्चन है कि अगर दोनों में आइटम डिफरेंट हैं तो उस केस में क्या होगा? सो लेट वी मॉडिफाई द डाटा। अब कीज में एक आइटम मैं कम कर देता हूं। आइटम कम कर दिया और वैल्यूज में आइटम ज्यादा है। तो जितने आइटम कीज में अवेलेबल हैं उतने ही वैल्यूज यहां से इंक्लूड होंगी। और अगर यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वैल्यू है, लाइक यहाँ पे गुआवा है बट यहाँ 60 नहीं है, तो अब हमारे पास कीज ज्यादा हैं, वैल्यूज कम हैं। तो उस केस में भी गुआवा के लिए पेयर्ड वैल्यू नहीं मिली तो उस वैल्यू को इसने इंक्लूड नहीं किया है। तो आप लिस्ट लें या डिक्शनरी लें या टपल लें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, सेट, जो भी आप यहाँ टाइप करेंगे, सपोज आप यहाँ पर सेट टाइप कर देते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की हेल्प लेते हैं, तो ये सारा डाटा सेट में कन्वर्ट
जो v हमारा है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। अगर 2 से डिविजिबल है, इन दैट केस इसे हम ऑड इवन इवन में ऐड कर देंगे, एल्स ऑड में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इवन और ऑड के बेस पर यहाँ पर, ओके स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया है इवन का, ऑड और इवन का डिफरेंट काउंटिंग कर लिया डिपेंडिंग अपॉन द आइटम्स। तो एन एक सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर है, इसमें से वन बाय वन आइटम हम फोर लूप के थ्रू रिट्रीव कर सकते हैं। एंड फाइन हम यहाँ पर इसे डिस्प्ले कर देंगे। ओ एफ फॉर्मेटेड आउटपुट है तो एफ अकॉर्डिंगली यूज करना होगा। व्हाट इज द एरर है, ओ कैपिटल है। So 6 odd numbers are there and we have only 4 even numbers. स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो क्लियर है। ओके, सो अब हम यहाँ पे ऑड इवन नंबर को प्रिंट कर पा रहे हैं, बट हमें यहाँ पे आउटपुट किस फॉर्मेट में चाहिए, डिक्शनरी फॉर्मेट में। तो ये जो डाटा हमारे पास आ गया है, इसे अब हम यहाँ डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें हम ऑड की क्रिएट कर लेते हैं और ये ऑड वेरिएबल हो गया। सिमिलरली ये इवन की है और इसके साथ ये इवन वेरिएबल अटैच कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे डिस्प्ले कर देते हैं। तो ये हमारा डिक्शनरी है जिसके अंदर हमने अपने आउटपुट को डिक्शनरी फॉर्मेट में स्टोर कर दिया और इसे हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। सो यहाँ पर वन बाय वन सारे आइटम्स को हमने रिट्रीव किया और उसे चेक किया कितने ऑड हैं कितने इवन, उसके बेस पर काउंटिंग कर लिया और उसे डिक्शनरी फॉर्मेट में अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करके हम यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहे हैं। So this is the question number 5. Next है question number 6. Calculate the area of a rectangle. अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करने के लिए अकॉर्डिंगली फंक्शन डिफाइन करना है। सो एरिया रेक्टेंगल और इसमें अकॉर्डिंगली हम लेंथ और विड्थ पास करेंगे। लेंथ एंड विड्थ और इस डाटा को हम रिटर्न कर देंगे। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और यहाँ पर लेंथ और विड्थ रीड करना चाहते हैं तो L इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एंटर लेंथ एंटर विड्थ। अभी क्वेश्चन रेज किया है कि क्या हम इन फंक्शंस को सेपरेट फाइल में क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जितने भी फंक्शंस हैं उसे सेपरेट फाइल में स्टोर किया जा सकता है, उसी को हम मॉड्यूल कहते हैं और मॉड्यूल नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे।
तो कमिंग सेशन में मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का कंसेप्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सो ये एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल है। यहाँ पर अब हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो इन दिस केस so this is the result, area of rectangle comma this width। अब एक क्वेश्चन तन्मय ने रेज किया है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट का जरूरत क्या है, अगर इसे हम ना लिखें तो क्या होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा और नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। so let we run this code, 10 and 5 and the area is 50। तो इस केस में रिटर्न स्टेटमेंट स्पेसिफाइड है। अब हम इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देते हैं। तो अब यहाँ पे लेंथ और विड्थ हमने पास किया, लेंथ और विड्थ हमने पास किया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम चेक करते हैं क्या अभी भी सेम आउटपुट आएगा या नहीं। 10 एंड 5, एरिया इज नन। और रीजन क्या है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन से जो डाटा है उसके पास आ गया, कैलकुलेट हो गया, बट ये जो एरिया का जो डाटा है ये रिटर्न होकर के नहीं आया। जब रिटर्न होकर के नहीं आया तो ये प्रिंट भी नहीं कर पाएगा। तो फंक्शन से जो भी कैलकुलेटेड डाटा है अगर वो रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो रिटर्न में हम उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं जिसे हम रिटर्न करना चाहते हैं। तन्मय क्लियर हो पाया। ओके, तो ये था हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। सो सिमिलर वे में हम एरिया ऑफ सर्कल के लिए भी कोड लिख सकते हैं। और इस केस में हमें यहाँ पर रेडियस पास करना है एंड द एरिया इज 3.14 into this radius into this radius। और इस केस में भी हमें यहाँ पर रिटर्न करना होगा। इस केस में भी डाटा को हम रीड करेंगे और अकॉर्डिंगली एरिया को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज द रेडियस। एरिया ऑफ सर्कल और ये हमारे पास अब एरिया है और इस एरिया को हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं। तो जो भी रेडियस हमने अभी इनपुट किया है ये रेडियस यहाँ से पास हो जाएगा इस रेडियस वेरिएबल को। ये आर जो है और उस रेडियस में क्या डिफरेंस है। दिस इज अ एक्चुअल वेरिएबल या फिर बोलते हैं इसको हम एक्चुअल पैरामीटर। और ये है इसका नाम क्या होता है, एक्चुअल एंड इसका नाम स्किप कर गया। एक्चुअल में ये वर्चुअल वेरिएबल्स हैं, टेम्पररी वेरिएबल्स हैं, बट टर्मिनोलॉजी में जो फंक्शंस होते हैं वहाँ पे इसका कुछ नाम कहा जाता है। किसी को अगर याद आ रहा हो तभी बताएं।
ओके, फॉर्मल, इसको हम वर्चुअल या फॉर्मल कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक बोला आपने। फॉर्मल पैरामीटर। सो जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं इसके पास एक्चुअल वैल्यूज नहीं होती हैं, ये कॉपी एक्सेप्ट करता है। तो फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअली हैव द कॉपी, कॉपी ऑफ अ वेरिएबल। तो इस आर से अकॉर्डिंगली जो डाटा है उस फॉर्मल पैरामीटर के पास चला जाता है। So just I'm taking a break of 1 minute and after that I will continue. Just 1 minute का ब्रेक ले रहे हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, हम लोग यहाँ पर पैरामीटर्स में थे। तो जो एक्चुअल का जो डाटा है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को पास ऑन होता है, उसी कॉपी उसको पास ऑन होती है, और जो भी मॉडिफिकेशन हम फॉर्मल पैरामीटर में करते हैं वो मॉडिफिकेशन आपके एक्चुअल पैरामीटर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो दिस इज द एक्चुअल एंड दिस इज द फॉर्मल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स। सो आपके पास ये था एरिया ऑफ सर्कल। अकॉर्डिंगली अगर हम 10 लिखते हैं तो 314, सो 10 इंटू 10 100 एंड 100 इंटू 3.14, 314 यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है। सो ये सब तो सिंपल फंक्शंस हैं। अब हम इन फंक्शंस के बेस पर कल का जो हमारा असाइनमेंट था कि CSV फाइल से जो ग्रेड हम स्पेसिफाई करें उस ग्रेड के बेस पे डाटा एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, उसे सॉल्व करना है। तो वो आज अभी हम सॉल्व करेंगे। जस्ट कुछ क्वेश्चंस और हैं, इसे भी हम सॉल्व कर लें। नेक्स्ट है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो ये दोनों ही फंक्शन में एक साथ यहाँ लिख दे रहा हूँ और उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, ये है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ये नंबर हमने पास ऑन कर दिया है। और दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9, उसका भी मैं यहाँ पर कोड लिख देता हूँ। इसमें है सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो दोनों का ही कोड सिमिलर है। सो हम यहाँ पर सम कर ले रहे हैं और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके फैक्टर कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों को ही रिजल्ट शो किया जा सकता है। सपोज हमारे पास यहाँ पर n इक्वल टू 5 है और हम अब इसके बेस पर रिजल्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो सम n में अगर n पास करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर इक्वल टू दिस r। और सिमिलरली यहाँ पर हम दूसरा भी फैक्टोरियल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। फैक्ट ऑफ n इक्वल टू दिस के। ये फैक्ट फंक्शन को कॉल भी करना होगा। सो हमने n को पास किया तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर कैलकुलेट होगा और यहाँ पर फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट होगा। तो सेम n को हम दोनों ही फंक्शन को पास करके रिजल्ट कैलकुलेट करके चेक कर ले रहे हैं रिजल्ट हमारा सही है कि नहीं। सो सम ऑफ 5 नेचुरल नंबर इज 15 एंड फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो ये हमारे रिजल्ट सही है।
क्योंकि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 को अगर हम ऐड करें तो 15 आता है, और 1 × 2 × 3 × 4 × 5 करें तो अकॉर्डिंगली ये 120 आता है। सो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 और 9। नेक्स्ट है राइट अ फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ 4 नंबर्स एंड रिटर्न द रिजल्ट। अब इस केस में हमें 4 डिफरेंट नंबर्स को पास करना है और उसके बेस पर वो रिजल्ट आना चाहिए। एंड इन दिस केस 4 डिफरेंट नंबर्स को सम करना है, दिस a, दिस b, दिस c, दिस d, और सम कैलकुलेट करना है तो इन सभी 4 नंबर्स को अकॉर्डिंगली ऐड कर दीजिए और इसे हम रिटर्न कर देते हैं। और यहाँ पे 4 डिफरेंट नंबर्स जो आप पास करना चाहते हैं पास कर सकते हैं, और जो भी डाटा है उसके बेस पर आपके पास यहाँ पर सम कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। दिस इज द सम ऑफ 10, ये 55 हो गया क्या, 40, 50, ओके 55। सो इन 10, 13, 15, 17 को सम करें तो 55 यहाँ पर आ रहा है। बट अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नंबर पास ऑन कर दे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। एरर क्या है कि ये जो फंक्शन है इसके पास केवल 4 वेरिएबल एक्सेप्ट करने का प्रोविजन है, केवल 4, बट आपने 5 वैल्यूज दे दी है। तो अगर आप एक्स्ट्रा वैल्यू पास करेंगे तो भी एरर आएगा, और अगर कम वैल्यूज पास करते हैं उस केस में भी यहाँ पर एरर मैसेज डिस्प्ले होगा कि ये केवल 3 वैल्यूज को ही एक्सेप्ट कर सकता है, बट आपने एक वैल्यू कम पास ऑन किया है, यानी डी के लिए डाटा आपने प्रोवाइड नहीं किया है। तो जितने वेरिएबल्स यहाँ स्पेसिफाइड हैं उतने डाटा पास करना जरूरी है, अदरवाइज आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन अ फंक्शन। तो ये तो था जो इस क्वेश्चन में गिवन है। अब हम अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ डाटा है और उस डाटा में से हमें कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना है। तो पहले हम कोई डाटा चेक कर लें ड्राइव पे। सो हम ये एक कस्टमर का डाटा है, इस कस्टमर के डाटा को मैं एक्सेल फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास डाटा है, कस्टमर आईडी, जनरल, जनवरी, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर। अब इस डाटा में हमें काउंट करना है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। सो ये एक CSV फाइल है और इसे पांडास के थ्रू बड़ी इजीली किया जा सकता है। करंटली हमने पांडा को नहीं पढ़ा है, तो विदाउट पांडा इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस केस में अगर हम देखें तो एक्सेल के थ्रू हम बड़ी इजीली इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल 112 फीमेल्स हैं और 88 यहाँ पर मेल हैं। तो ये डाटा अगर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ, तो ये एक CSV फाइल है, इस फाइल को अगर हमें रीड करना है तो कैसे रीड किया जा सकता है। ये कस्टमर का डाटा है और इसे फाइल को रीड करने के लिए ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है डी ड्राइव पे। डी ड्राइव पे डाटा CSV फोल्डर में, और इसमें फाइल का जो नाम है वो है D20-mol_customer.csv। तो ये फाइल हमने ओपन कर लिया। अब इस फाइल को हम रीड करके देखते हैं क्या ये फाइल ओपन हो पा रहा है या नहीं। तो हम यहाँ पे सिंपली इसे प्रिंट कर देते हैं।
नो सच फाइल, कि डाटा ही नहीं मिला। कस्टमर्स, सो अब फाइल हमारी ओपन हो चुकी है, यानी कि फाइल इसे मिल चुका है। अब मेन है इसका डाटा हमें रीड करना है। तो डाटा को अगर लाइन बाय लाइन रीड करना है, क्योंकि इसमें 200 लाइन्स हैं, तो इस डाटा को लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो डाटा को डाटा रिकॉर्ड्स, तो हम यहाँ पर सी डाटा डॉट रीड लाइन्स कर सकते हैं। तो इस केस में अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या मिले। सी डाटा अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो ये हमारे पास डाटा यहाँ पे शो हो रहा है, और इसमें देखिए फर्स्ट लाइन यहाँ पर हेडिंग है, तो कस्टमर आईडी, जनवरी, एज, एनुअल इनकम, स्पेंडिंग स्कोर। उसके बाद ये नेक्स्ट रिकॉर्ड है, वन नंबर, मेल, 19, 15, 39। ऐसे ही सारे डाटा हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, और ये एज ए लिस्ट में इंडिविजुअल आइटम की तरह अवेलेबल हैं। तो अब इन सभी लिस्ट में लास्ट में स्लैश एन लगा है। स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन करेक्टर। तो उसे अगर हमें क्लीन करना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन हमने देखा था कल? स्लैश एन रिमूव करना है सभी में से, तो कैसे रिमूव होगा? स्ट्रिप फंक्शन। तो अब हम यहाँ पर फॉर रिकॉर्ड इन सी डाटा अंडरस्कोर रैक ले लेते हैं, और रिकॉर्ड को यहाँ पर हम रिकॉर्ड डॉट स्ट्रिप फंक्शन कर देंगे। तो स्ट्रिप फंक्शन से इसमें जो स्टार्टिंग और एंड में स्लैश एन है या वाइट स्पेसिस हैं, वो रिमूव हो जाएंगे। तो इसे अगर आप प्रिंट करके देखना चाहें, तो सारा डाटा आ रहा है, और सभी में से देखिए स्लैश एन रिमूव हो चुका है, और ये कंप्लीट डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अब इसमें ये फर्स्ट हेडिंग है, इस हेडिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग को रिमूव कर देते हैं। तो जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उसमें से फर्स्ट लाइन को, यानी 0 नंबर आइटम को हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि सारा डाटा लिस्ट फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल था। तो हमने फर्स्ट नंबर आइटम को रिमूव कर दिया। तो अब विदाउट हेडिंग सारा डाटा अब हमारे पास अवेलेबल हो रहा है। बट अभी भी प्रॉब्लम क्या है, ये सारा डाटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, और जब तक हम इसे सेपरेट नहीं कर लेते, ताकि जब तक हम इसे ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, जब तक हम इसे सेपरेट नहीं कर लेते, हम इस डाटा को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इस डाटा को सेपरेट करने के लिए हमारे पास क्या मेथड था? स्ट्रिप फंक्शन तो स्पेस के लिए था, कौन सा फंक्शन था? स्प्लिट ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉमा। तो सारा डाटा आपका देखिए इंडिविजुअल आइटम में कन्वर्ट हो गया है, और ये सारा का सारा लिस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल है। अब हम इसमें से 1 नंबर पोजीशन के आइटम को काउंट कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे काउंट करना है नंबर ऑफ फीमेल्स। सो इस केस में इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग दिस रिजल्ट, हम यहाँ पर देख लेते हैं इफ
record at 1 number position have the this female word. So उस केस में काउंट की वैल्यू अकॉर्डिंगली 1 इंक्रीज हो जानी चाहिए. अब हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं काउंट ऑफ फीमेल्स. हंड्रेड एंड 12. और हम अपने एक्सेल फाइल को भी चेक कर सकते हैं. यहाँ पर टोटल जो फीमेल्स हैं वो 112 हैं. सो हम यहाँ पर कोई भी कंडीशन, क्योंकि पहले हमने इसको स्ट्रिप कर दिया, क्लीन कर दिया और उसे सेपरेट कर लिया. अब उसमें 0 1 2 3 4 ये 0 नंबर कस्टमर आईडी है, 1 नंबर जनवरी है, 3rd नंबर एज है, एनुअल इनकम है. तो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे डाटा को यहाँ पर सर्च किया जा सकता है. बट अब ये हम चाहते हैं कि इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना. सो हाउ दिस कैन बी डन. अब हमारे पास ये डिफाइन काउंट रिकॉर्ड और ये की हो गया जो हम पास ऑन करेंगे, और ये डाटा है. बाकी सारा मेथड जो भी हमने देखा इसको हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया. और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ फीमेल हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जिस की को हम सर्च कर रहे हैं उस की का काउंटिंग यहाँ पर शो होना चाहिए. तो करेंटली इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा. और रीजन क्या है कि इस फंक्शन को अभी हमने कहीं पर भी कॉल नहीं किया है. अब इस फंक्शन को कॉल करना है. सो आई वांट टू काउंट मेल. आई वांट टू काउंट फीमेल. दोनों ही केस में सिमिलर रिजल्ट आ रहे हैं. क्या आप बता सकते हैं क्यों? चेक कंडीशन में फीमेल ही है. हाँ, यहाँ पर हमें की स्पेसिफाई करना होगा. तो जो भी की हम पास करेंगे उस की के बेस पर डाटा अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर पा रहे हैं. अब सेकंड क्वेश्चन धवल ने रेज किया है कि विदाउट ऑर्डिनल पोजीशन क्या ये मेल फीमेल के बेस पे काउंटिंग किया जा सकता है? तो विदाउट ऑर्डिनल पोजीशन मेल और फीमेल काउंटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है. बट अगर आप इस एज के बेस पर या एनुअल इनकम के बेस पर कोई कंडीशन लगाना चाहते हैं तब तो आपको उस कॉलम की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना ही होगा और उसी के बेस पर आप रिकॉर्ड्स को कर पाएंगे. बट इस केस में ये कोई स्पेसिफाई करना ज़रूरी नहीं है. इस केस में अगर हम यहाँ पे ले लें, जैसे हम मेल फीमेल को काउंट करने के लिए जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ. इफ की in this record c equal to c plus 1. तब भी हमारे पास सेम रिकॉर्ड आ जा रहे हैं. और इस केस में देखिए हमने कोई भी ऑर्डिनल पोजीशन यूज नहीं किया है क्योंकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो किस फॉर्मेट में है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में. तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम मेंबरशिप ऑपरेटर को तो इजीली यूज कर सकते हैं. यानी इस स्ट्रिंग में क्या मेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो इस स्ट्रिंग में अगर मेल करेक्टर है तो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा. तो इस केस में हमारे पास ऑर्डिनल पोजीशन की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं हाउ मेनी कस्टमर्स आर बिलो 30 years, हाउ मेनी कस्टमर्स आर बिलो 30 years. सो ऐसे केसेस में ऑर्डिनल पोजीशन की ज़रूरत तो हमें होगी, अदरवाइज हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये तो हुआ आपका
काउंट द मेल एंड फीमेल रिकॉर्ड्स। सेम ऐसे ही हम कोई और काउंट करना चाहते हैं तो सेम हम और भी काउंट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं और सेम मेथड को हम ले लेते हैं। आपकी बार हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि विद इन द स्पेसिफाइड एज कितने रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंट द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एज, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो एज के लिए यहाँ पर ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो दो लिमिट हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर कैसे होगा ये प्रोसेस, वो अब हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो डाटा हमारे पास आ गया, सारा डाटा हमने रीड भी कर लिया। रीड करने के बाद अब हमें काउंट करना है। फर्स्ट हम इस डाटा को रीड कर लेते हैं, स्ट्रिप कर लेते हैं। स्ट्रिप करने के बाद हमें डाटा को स्प्लिट करना होगा, तभी हमें एज वाला डाटा एज ए सेपरेट वैल्यू मिल पाएगी। सो हमने डाटा को स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास जो डाटा है उसमें क्या है, कस्टमर आईडी, जनवरी, एज, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। तो अब इसके अंदर ये 0, 1, 2 टू नंबर पोजीशन पे डाटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं इफ टू नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू दिस लोअर लिमिट एंड less than equal to this upper limit. So in that case c equal to c plus 1. अब हम इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर लेते हैं। काउंट ऑफ कस्टमर इज दिस c। ओके, अभी से हमने कॉल नहीं किया है। हमें फाइंड आउट करना है काउंट रिकॉर्ड बाय एज एंड आई वांट टू काउंट इन द रेंज ऑफ 21 to 25। इस पर्टिकुलर रेंज में कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। ओ, फिर कुछ एरर है यहाँ। अब ये एरर क्या है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा, इस एरर को देखिए। जो आपका रिकॉर्ड 2 है, ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर जो डाटा है उसमें ये वाला एज है, और ये एज किस टाइप से है, स्ट्रिंग डाटा है। इसे अकॉर्डिंगली हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा। न्यूमेरिक में कन्वर्ट करने के लिए इंट टोटल 21 रिकॉर्ड्स हैं जिनका एज विद इन 21 टू 25 है। इसे अब हम एक्सेल फाइल से चेक कर लेते हैं।
टोटल 21 रिकॉर्ड्स विद इन द लिमिट ऑफ 21 to 25 और सेम वैल्यू हमें भी यहाँ मिल रही है। सो इस केस में ये जो डाटा हमें मिल रहा है स्प्लिट होने के बाद ये एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को आप अगर चाहते हैं कि सेपरेट वेरिएबल्स में हम स्प्लिट कर दें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कस्टमर आईडी कॉमा जेंडर देन एज देन इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। सो इस केस में ये जो डाटा है स्प्लिट होने के बाद अकॉर्डिंगली इन सभी वेरिएबल्स के अंदर आ जाएगा। तो एक सिंगल लिस्ट के डाटा को हम इन डिफरेंट वेरिएबल्स में मूव करना चाहते हैं। ये क्या हो रहा है वो एक बार समझ लें। इस केस में आपके पास ये एज रिकॉर्ड टू की जगह सिंपली आप यहाँ एज लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपके पास ये एक रिकॉर्ड है और जिसके अंदर ये 01 मेल 22 और 30 ये 4 वैल्यूज हैं। अब इसे सेपरेट वेरिएबल में लेना है तो आप x1 कॉमा x2 कॉमा x3 कॉमा x4 इक्वल टू दिस a अगर आप लिखते हैं तो आप देखेंगे x1 के अंदर x2 के अंदर x3 के अंदर x4 के अंदर ये इंडिविजुअल वैल्यूज अनपैक हो गई। सो दिस इज नोन एज अनपैकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये लिस्ट भी हो सकता है, ये टपल भी हो सकता है, ये एक सेट भी हो सकता है। तो जितने वैल्यूज यहाँ हैं उतने ही वेरिएबल्स आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होगा। तो उसके बेस पर ये सारा डाटा अकॉर्डिंगली इन डिफरेंट वेरिएबल्स में मूव हो जाता है एंड दिस इज नोन एज अनपैकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझ पाए कैसे हो रहा है या कोई किसी का कोई क्वेरी हो तभी आप पूछ सकते हैं। तो ये हमने देखा कैसे एक CSV फाइल से डाटा को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो अब हम समझने की कोशिश करेंगे, सपोज आपके पास ये x है और ये है 10 15 17 और 18। इन सभी वैल्यूज में आई वांट टू ऐड इंक्रीमेंट ईच आइटम बाय 10। तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है? क्या क्या सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल, कैसे ऐड करेंगे? वाइल लूप, फोर लूप, जो भी मेथड आपको पता है वो आप बताइए।
ओके, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन दिस x इक्वल टू x प्लस 10, जैसा ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर 10 सभी में ऐड कर दें तो 10 ऐड हो जाएगा। तो क्या इससे 10 ऐड हो जाएगा? ये x है और इसके अंदर 10, 13, 15 एंड 19, ये डाटा हमने ले लिया। फॉर v इन दिस x, v इक्वल टू v प्लस 10 हमने ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो क्या सारी वैल्यूज में 10 ऐड हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा? अगर नहीं हुआ होगा तो कैसे किया जा सकता है? क्या 10 ऐड हुआ? नहीं हुआ। सर एक एम्प्टी लिस्ट लेके उसमें अपेंड करेंगे। ठीक है, ये भी एक मेथड हो सकता है। हमने यहाँ पर एक y ले लिया और एक लिस्ट ले लिया और यहाँ पर इस डाटा को y इक्वल टू वाई प्लस वी ऐसे कर दें। अब ठीक है। ये एरर आ गया, रीज़न क्या है? ये जो y है ये लिस्ट है, v है वो इंटेजर है, तो इस v को हमें लिस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, सिंगल आइटम लिस्ट, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज करना होगा। तो सभी आइटम में यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 ऐड हो चुका है। तो बाय यूजिंग द फॉर लूप हम ये कर सकते हैं। तो ये तो हुआ एक मेथड। सेकंड मेथड अब यहाँ समझने की कोशिश करें। y इक्वल टू v प्लस 10 for v in this x, print this y। सभी में ऐड हो गया और यहाँ पर जस्ट सिंगल लाइन में हम ये कर पा रहे हैं। ये कैसे सॉल्व हो रहा है? नेक्स्ट मेथड अभी इस मेथड में जो प्रॉब्लम था वो हमने अभी डिस्कस किया, यानी इस मेथड के अंदर हम ऐड नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने फॉर लूप की हेल्प से इजीली ये कर लिया। सो वाई हमने एक ब्लैंक लिस्ट लिया और फॉर वी इन दिस एक्स और वाई में वाई प्लस वी प्लस 10 हम यहाँ कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमारा वाई यहाँ पर अपडेट हो गया। ये तो मेथड वन था। सेकंड मेथड हमने देखा y इक्वल टू v प्लस 10 for v in this x। तो this two statement is converted into a single line by using this method। तो x के अंदर क्या है हमारे पास? 10, 15, 17 एंड 18। तो ये मल्टीपल आइटम हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें से वन बाय वन आइटम इस v के पास आएगा और इस v से कहाँ जाएगा? इसके पास। तो हर आइटम में 10 ऐड हुआ और ये सारा हमने स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर दिया है। तो सारे आइटम में अकॉर्डिंगली 10 का इंक्रीमेंट हो गया। इस लाइन में किसी को कंफ्यूजन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड। मैप
v equal to v plus 10. अब x में हमारे पास क्या अवेलेबल है? 10, 15, 17 एंड 18। तो इसमें से एक एक वैल्यू यहाँ पर आएगा, और ये जो फंक्शन हमने लिखा है, दिस इज द फंक्शन फॉर ईच वैल्यू अप्लाई दिस एक्सप्रेशन। तो हर वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। सो दिस मैप फंक्शन इज इक्वल टू दिस फॉर लूप। तो यहाँ पर हमने एक लैम्डा फंक्शन स्पेसिफाई किया है। तो v में इसकी हर वैल्यू आएगी और उस वैल्यू के ऊपर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो हर वैल्यू में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 10 प्लस 10, 15 प्लस 10, 17 प्लस 10, 18 प्लस 10। तो अकॉर्डिंगली सारा डाटा में 10 ऐड हो गया, और इस डाटा को अकॉर्डिंगली लिस्ट फॉर्मेट में फाइनली हमने कन्वर्ट कर दिया। सो दिस मेथड एंड दिस मेथड इज एन इक्विवेलेंट मेथड, बट यहाँ पर टाइमिंग का केवल कंसेप्ट है। मैप जो बहुत बड़ा डाटा हो, बहुत लार्ज डाटा हो, तो वहाँ पर ज़्यादा स्पीड में काम कर पाता है। सो लैम्डा फंक्शन में देखा कैसे हम इस पर्पस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो लैम्डा फंक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है कि लैम्डा फंक्शन नहीं लिखा जाए। सपोज आपने लिखा डिफाइन, और ये आपका एक फंक्शन है ए बी सी, और इस केस में जो भी वैल्यू पास की जाएगी, रिटर्न v प्लस 10। तो ये भी फंक्शन है जिसमें 10 हम ऐड कर रहे हैं। तो सेम मैप फंक्शन को हम एबीसी भी पास कर सकते हैं, और एबीसी फंक्शन में भी ये वैल्यू पास ऑन किया जा सकता है। तो एबीसी फंक्शन को अकॉर्डिंगली हम वन बाय वन डाटा पास करते रहेंगे, और अकॉर्डिंगली उस डाटा में भी वो एडिशन हो जाएगा। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले पहले सेकंड मेथड, थर्ड मेथड, फिर फोर्थ मेथड को करते हैं। तो ये मेथड 1 हमारा क्लियर है। नेक्स्ट ये दिस इज द मेथड 2, जिसमें हमने 10 ऐड किया। अब हम थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम मैप फंक्शन को यूज कर रहे थे। मैप लैम्डा v प्लस 10, तब हम यहाँ पर इसे प्रिंट कर देते हैं। सेम रिजल्ट हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। सो मेथड 2 एंड मेथड 3 आर इक्वल टू ईच अदर। मेथड 3, और यहाँ पर भी हमें सेम रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर हम कोई भी एक्सप्रेशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड 4। अब यहाँ पर हम एक एबीसी फंक्शन डिफाइन करते हैं, जिसे हम एक वैल्यू पास ऑन करेंगे, और इस वैल्यू में एडिशन करने के बाद हम इसे रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं इसे कैसे पास ऑन किया जा सकता है।
इसका सिंगल आइटम इसको मिलना चाहिए, हर आइटम इसे मिल नहीं रहा है। यूजर डिफाइंड फंक्शन पास नहीं हो पाया, इसमें इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। व्हाट इज द एरर हियर? We can pass a function, but ओके, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर वी रिटर्न करना था हमें। जब वी में हमने 10 ऐड कर दिया तो वी रिटर्न करेंगे। तो एक्स में से वन बाय वन आइटम इस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम पास करते जा रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली उसके हर आइटम में ये 10 ऐड हो गया। तो हमारे पास ये मेथड 1 है जो नॉर्मल फॉर लूप के थ्रू है, ये सिंगल लाइन फॉर लूप है। और यहाँ पर मैप फंक्शन की हेल्प से, यानी लैम्डा फंक्शन की हेल्प से हम कर रहे हैं। लैम्डा फंक्शन में एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन यहाँ स्पेसिफाई किया जा सकता है। और यहाँ पर हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखा है जिसमें हम हर आइटम में 10 ऐड करना चाहते हैं। सो अब इन 4 मेथड्स को अभी हमने जस्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करी। ये 4 डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इन 4 मेथड्स को हम कंडीशनली अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि केवल एक पर्टिकुलर नंबर पे। तो यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे ऐड करना है या नहीं करना है, तो वो मेथड 4 में हम इजीली कर सकते हैं। बट लैम्डा फंक्शन हो या मेथड 2 हो या मेथड 1 हो, इन सभी मेथड को यूज़ करके हम देखते हैं। एंड फर्दर इसको और डिटेल में कि इसे अगर कंडीशनली लैम्डा फंक्शन अप्लाई करना हो या यहाँ पर कैसे इफ स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, ये आने वाले सेशन में हम देखेंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि यहाँ पे करंटली सारे इवन नंबर्स, ओके, इवन एंड ऑड नंबर्स हैं। तो यहाँ पर मैं इसे 18 में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो इवन नंबर्स हैं केवल उसमें 10 ऐड होनी चाहिए, बाकी के डाटा में 10 ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये सारे मेथड हम देखते हैं कैसे यहाँ पर किया जा सकता है। तो ये मैंने सिंपल मेथड बताया कैसे सभी आइटम पे अगर करना है तो क्या क्या मेथड हैं। ये नॉर्मल मेथड है जो फॉर लूप से हम कर सकते हैं। ये सिंगल लाइन फॉर लूप है। ये मैप मेथड है जिसमें हमने लैम्डा फंक्शन की हेल्प ली है। और लैम्डा फंक्शन एक सिंगल लाइन एक्सप्रेशन होता है। लैम्डा इज जस्ट अ सिंगल लाइन एक्सप्रेशन। और ये यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। सो अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ऐड 10 टू इवन नंबर ओनली। केवल इवन नंबर में हमें ऐड करना है। तो कैसे ये हो सकता है? तो बाय यूजिंग द मेथड 4। हम मेथड 4 को यूज करके करते हैं। सो ये डाटा पास ऑन हो गया, कोई एक वैल्यू है, और इसे हमें चेक करना है कि अगर ये 2 से डिविजिबल है तब तो इसमें 10 ऐड कर दो, अदरवाइज 10 ऐड करने की जरूरत नहीं है। सो रिटर्न दिस वी। तो ये सिंपल फंक्शन है। और अब हम ये एक सिंगल वैल्यू के लिए हमने फंक्शन लिखा है कि इसमें कोई एक वैल्यू पास ऑन अगर की जाती है
तो वो ऑड है या इवन है उसके बेस पर इसमें 10 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल इवन नंबर्स में ही 10 ऐड हुआ है, बाकी के डाटा में 10 ऐड नहीं हुआ। तो ये मेथड 4 था। और सेम यही चीज आपको अगर मेथड 1 के थ्रू करना है तो फोर लूप में तो ये इजीली हो ही सकता है, फोर लूप में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इसमें अगर करना हो तो ये दोनों ही केस में हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है। तो हमने M4 मेथड का यूज़ किया और यहाँ पर M1 मेथड का यूज़ किया। तो दोनों ही मेथड का यूज़ करके हमने देखा कैसे इवन नंबर्स में डाटा को ऐड किया जा सकता है। अब हम देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 को करने से पहले यहाँ पर आपको सिंगल लाइन इफ स्टेटमेंट समझना होगा, ओनली देन आप इसे कंप्लीट समझ पाएंगे। जैसे अगर हमें लिखना है इफ %2 इक्वल टू 0, तो ये इवन नंबर है। इवन नंबर के केस में यहाँ पर 10 ऐड करना है, एल्स v एज इट इज रहेगा। सो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इफ v %2 equal to 0, if true then v plus 10, if false then v। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है और ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब फोर लूप में हमने कैसे लिखा था, v plus 10 और v in this x। तो x के हर आइटम पे, सपोज ये 10 है, 15 है, 17 है, 18 है, तो इसके हर आइटम पे यहाँ पर 10 ऐड हो रहा है। बट हमें हर आइटम पे नहीं करना, हमें क्या करना है, केवल इवन नंबर में। तो अब हम यहाँ पर इस इफ स्टेटमेंट को इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, v plus 10 if v %2 equal to 0 else v। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो गया और इसको कहाँ अप्लाई करना है, फॉर v इन दिस x। तो x में हमारे पास 10, 15, 17 और 18 है। इसकी हर वैल्यू में, इसकी हर वैल्यू के लिए इस इफ स्टेटमेंट पे चेक होगा, और अगर ये इवन है तो 10 ऐड हो गया, अदरवाइज 10 ऐड नहीं हुआ। तो इवन के केस में ऐड हो जाएगा और ऑड के केस में ऐड नहीं होगा। सो दिस इज अ मेथड हाउ द सिंगल लाइन इफ कैन बी यूज्ड। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मेथड 1, if v %2 equal to 0 else v for each v in this x। तो अब हमारे पास मेथड 4, मेथड 1 और मेथड 2 अवेलेबल हैं। तो तीनों के रिजल्ट सिमिलर आने चाहिए, तीनों ही रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं। अब लास्ट है मेथड 3। मेथड 3 में हमने यहाँ देखा था लैम्डा फंक्शन। तो लैम्डा फंक्शन भी एक जस्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है। तो मेथड 3 को पहले यहाँ ले लेते हैं। तो मेथड 3 में भी जस्ट सिंगल लाइन एक्सप्रेशन है, और सिंगल लाइन एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन हमें लिखना है कि अगर इवन नंबर है तो अप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज अप्लाई नहीं होना चाहिए। तो सेम फॉर ईच आइटम ऑफ एक्स, अगर ये इवन है तो उसमें 10 ऐड होना चाहिए, अदरवाइज 10 ऐड
नहीं होना चाहिए। तो हमने सारे मेथड यहाँ अप्लाई कर दिए। अब चारों का रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इन सब में आप देख सकते हैं जितने भी इवन नंबर हैं उसमें 10 ऐड हो गया और जितने ऑड नंबर हैं उसमें 10 ऐड नहीं हुआ। तो ये 4 डिफरेंट मेथड्स हमने यहाँ पे देखा। ये है यूजर डिफाइंड मेथड से कर सकते हैं इसे हम, नॉर्मल फॉर लूप से कर सकते हैं, सिंगल लाइन फॉर लूप से कर सकते हैं, या फिर हम मैप फंक्शन में लैम्डा फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। तो मैप फंक्शन का मेन पर्पज है इस सिंगल स्टेटमेंट को हर आइटम पे अप्लाई करना, और यहाँ पर भी फॉर लूप का मेन पर्पज यही है, हर आइटम के लिए ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना। तो ये जस्ट हमने देखा कैसे आइटम्स अगर हमारे पास इटरेबल ऑब्जेक्ट में हैं लाइक लिस्ट, टपल, सेट, तो कैसे उनके आइटम को प्रोसेस किया जा सकता है, कोई क्राइटेरिया बेस्ड प्रोसेसिंग की जा सकती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स से। अब इसमें और भी मेथड्स हम कल की डेट में कुछ और एक्सरसाइजेस देखेंगे। इसमें मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। मैप फंक्शन कैसे काम कर रहा है, यहाँ लैम्डा फंक्शन कैसे यूज हो रहा है। तो इसको एक बार आप अप्लाई करके देखें, समझने की कोशिश करें। कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा तो आप आने वाले सेशन में भी पूछ सकते हैं। अगर अभी किसी का कोई क्वेरी हो तो अभी भी आप पूछ सकते हैं। Okay, then I'm closing the session.